नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 41 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राग के नियम की या राग के कुछ लक्षण हैं उनकी। तो उनको हम आज जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे कैसे उन लक्षण को राग में फॉलो करते हैं। जैसा जैसा कि आपने स्क्रीन पे दिया हुआ है, राग की उत्पत्ति थाट से होती है, अर्थात राग हमेशा किसी न किसी थाट से उत्पन्न होते हैं। राग में कम से कम 5 और अधिकतम 7 स्वर होने चाहिए। राग ध्वनि की एक विशेष रचना है। राग गाए बजाए जाते हैं। राग में स्वर तथा वर्ण दोनों होने आवश्यक हैं। इन दोनों के बिना राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि केवल स्वर हुए व वर्ण नहीं हुआ तो राग नहीं बन सकता। यदि वर्ण है और स्वर नहीं है तो भी वो सुनने में चित्त को आकर्षित नहीं लगेगा। वर्ण और स्वर दोनों होने अति आवश्यक है, तभी राग की रचना हो पाएगी। राग में आरोह अवरोह दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना राग के रूप को पहचाना नहीं जा सकता। आरोह अवरोह के बिना राग का चलन होना मुश्किल होता है। राग में रंजकता यानी सुंदरता होनी अति आवश्यक है, क्योंकि राग का उद्देश्य सौंदर्य या प्रस्तुतिकरण व मानव मन को आनंद का संचार करना होता है। इसके अतिरिक्त राग की परिभाषा में रंज को जनचित्ता नाम यह शब्द आए हैं, यानी जन के चित्त को आकर्षित करे वह राग है, यानी रंजकता उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, वह राग कहलाता है। प्रत्येक राग थाट, वादी, संवादी, जाति, आरोह अवरोह, गायन समय, चलन का प्रयोग किए जाने वाले स्वर निश्चित होते हैं। राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी और सबसे कम संवादी, उससे कम संवादी। राग में लगने वाले बाकी स्वर अनुवादी और राग में न लगने वाले विवादी स्वर कहलाते हैं। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी ये 4 प्रकार के स्वर राग में लगते हैं। किसी भी राग में षड्ज स्वर वर्जित नहीं होता। राग में मध्यम व पंचम दोनों स्वर एक साथ एक समय वर्जित नहीं होते। राग में एक ही स्वर के 2 रूप पास पास नहीं आते, यानी ग कोमल और ग शुद्ध दोनों स्वर एक साथ एक ही समय में पास पास नहीं लगेंगे। राग के वादी संवादी स्वर अवश्य रहते हैं। प्रत्येक राग के वादी और संवादी स्वर होने अति आवश्यक है। इन स्वरों पर विशेष जोर रहता है। वादी स्वर पर राग पूरा टिका रहता है। बिना वादी स्वर के कोई राग नहीं हो सकता। यद्यपि सभी रागों को शास्त्रकारों द्वारा राग समय निश्चित है, फिर भी कुछ राग ऐसे हैं जो समय पर नहीं गाए जाकर मौसम के अनुसार गाए जाते हैं। जैसे मल्हार के अंगे, बसंत राग है, बहुत सारे ऋतु के राग है, वो समय के अनुसार न गाकर मौसम के अनुसार गाए बजाए जाते हैं। जिन स्वरों में किसी स्वर के दोनों रूपों का प्रयोग किया जाता है तो शुद्ध रूप का प्रयोग आरोह में और विकृत रूप का प्रयोग अवरोह में किया जाएगा। अगर किसी राग में कोमल और विकृत दोनों स्वर लग रहे हैं तो शुद्ध स्वर का प्रयोग आरोह में, विकृत स्वर का प्रयोग अवरोह में किया जाएगा। यद्यपि सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं, किंतु कुछ राग ऐसे हैं जो इन 12 स्वर के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। तो वो राग है तोड़ी और दरबारी। इन दोनों रागों का गंधार है, वो इन 12 स्वरों के अंदर नहीं है। जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं, जैसे जैजयवंती, मुल्तानी, वो प्रमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं। यानी एक मेल से दूसरे मेल में प्रवेश करने वाले राग प्रमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं। जिन थाट के आधार पर रागों का नाम रखा गया हो उन्हें आश्रय राग कहते हैं, और बाकी के जो थाट होते हैं, बाकी के जो राग होते हैं उन्हें जन्य राग कहेंगे। आश्रय राग कल्याण, काफी, भैरव इत्यादि। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग भी किया जाता है। केदार व हमीर में नी, बिहाग में तीव्र म व राग छाया नट में कोमल निषाद का प्रयोग ये विवादी स्वर के नाते राग में प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य रागों की छाया दिखानी पड़ती है।
जिसे आविर्भाव और तिरुभाव कहते हैं। तो अन्य रागों की छाया दिखाकर भी राग में सौंदर्य उत्पन्न किया जा सकता है। और राग में 3 प्रकार के अंग होते हैं, शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 3 प्रकार होते हैं, शुद्ध राग, छायालंग राग और संकीर्ण राग। पंडित दामोदर पंडित ने रागों को संगीत दर्पण में राग रागिनी, पुत्र राग, पुत्र वधुओं के रूप में भी बताया है। यानी राग के पुत्र होते हैं, पुत्र वधुएं होती है, इत्यादि उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रंजकता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर का प्रयोग, परमेल प्रवेशक राग। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद, आभार।